हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो आप रेगा का मॉक टेस्ट करने वाले हो ना, एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित मैंने इसको रेडी कर रखा। आप पूरे मॉक टेस्ट को लगाओ, आप कहोगे कि सच में मजा आ गया। ठीक है, रियली मैं बोल रहा हूँ, पूरे एंड तक आपको बहुत मजा आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट, कुछ बहुत ईजी, कुछ मॉडरेट, चीजों को मिक्सअप करके मैंने दे रखा है जैसा कि एग्जाम में रहता है। चलो, और एग्जाम में टारगेट करो कि रेगा में एटलीस्ट हम 30 आउट ऑफ 30 करें। कोशिश 30 ना भी हो पाए तो कम से कम 25 प्लस तो जाने का है, 25 से नीचे नहीं जाने का। 25 से 30 के बीच में रेगा के बीच रखने का। ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आप में से किसी बच्चा को एयरफोर्स वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है कम टाइम के अंदर, उसके लिए ये स्पेस वॉरियर बैच सबसे बेस्ट रहेगा। ये रिकॉर्डेड बैच रहेगी जिसके अंदर वाई ग्रुप की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आपकी एक सिंगल बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट पढ़ा दी जाएगी, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेगी, आपको जब मन तब पढ़ पाओगे, और ये लेटेस्ट रहेंगी सारी चीजें। और इसके अंदर वोकैबुलरी की कुछ वीबीआई पीडीएफ्स रहेंगे जहां से पढ़ के आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहती है। और पीवाईक्यू जो आए हुए हैं वो भी उस पीडीएफ के अंदर रहेंगी। साथ में रेगा के अंदर का रीजनिंग, मैथ, जीके, वो सभी क्लासेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। साथ में वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, और हमारी जो टॉप 500 सीरीज की जो पीडीएफ आती है वो भी इस बैच के अंदर मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल ये ऑफर में है, 600 रुपये प्राइस थी, बट अभी 513 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगी। ए टू जेड स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद अगर ऐप यूज करने नहीं आता तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787 पे ऐप किस तरीके से यूज करना है। आ जाओ, पहले राम की मुर्गा मुर्गिया को हम उड़ा देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राम के पास 12 मुर्गियां और 5 गाय हैं। ठीक है, श्याम के पास 18 मुर्गियां और 9 गाय हैं। प्रीतम के पास 4 मुर्गियां और 8 गाय हैं, और विनय के पास भी 10 मुर्गियां और 7 गाय है। तो किसके पास मुर्गियों जो है ना, मुर्गियों का गायों से अनुपात अधिक है? चलो सबका मुर्गा मुर्गी निकाल लेते हैं हम लोग। राम है ये, इधर देखो मुर्गा मुर्गी है ना, तो मैं सबसे पहले हेंस है तो हेंस रेशियो काऊ लिखने वाला हूं इधर। ओके, राम के पास कितनी है? 12 मुर्गियां 5 गाय हैं। ओके, दूसरा कौन है? श्याम है। श्याम के पास 18 मुर्गियां 9 गाय है। एक और फिर कौन है? प्रीतम। ठीक है, प्रीतम के पास कितनी है भाई? 4 मुर्गियां 8 गाय है। और एक विनय भाई है अपने। ठीक है, विनय के पास कितनी है? 10 मुर्गियां 7 गाय है। तो किसके पास मुर्गियों का गायों से अधिक अनुपात है? मुर्गी ज्यादा होना चाहिए, पहली बात तो यहाँ पे क्लियर है। ओके, तो ये जो सीन है देखो ध्यान से, ये तो हमारा हो जाएगा 12:5 कटेगा नहीं, बट ये हमारा कट के क्या हो जाएगा? 2:1। ठीक है, मतलब सीधे इससे 2 गुना है। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो रहा है 1:2, मतलब मुर्गी ज्यादा होनी चाहिए तो इसके पास गाय ज्यादा है, ये तो नहीं होगा। अब ये हमारा 10:7 है, 10:7 है। ठीक है, उसको एज इट इज छोड़ दो। अब हम लोग मुर्गी का बताएंगे ज्यादा किसके पास है। देखो ये चीज क्या ना, ध्यान से देखना। प्रीतम को तुम आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज इसके पास क्या पूछ रहा है? मुर्गी ज्यादा होनी चाहिए, तो प्रीतम के पास गाय ज्यादा है। और श्याम के पास मुर्गी कितनी है? 2 गुना है। और राम के पास 2 गुना से ज्यादा है, दिख रहा है? 5 का 2 गुना 10 होता है, 10 से ज्यादा है ये मुर्गी इसके पास। और विनय का देखो 7 का 2 गुना 14 होता है, 2 गुना से कम है, तो मतलब 2 गुना से ज्यादा राम के पास है, तो राम ही हमारा सही आंसर होगा, नो डाउट। आगे बढ़ो। रेशियो का क्वेश्चन था, सेंस यूज करना था, लॉजिक ज्यादा तो था नहीं इसके अंदर। ठीक है, कैलकुलेशन तो कुछ था नहीं, बस अपना दिमाग यूज करना था और आंसर करना था। आगे देखो, 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव में लड़ा और उन्होंने क्रमशः इतने इतने और इतने, मतलब 1136, 7636 और 11628 मत प्राप्त हुए। विजयी उम्मीदवार को ना कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं कहता हूं ना कि आपको परसेंटेज कॉन्सेप्ट का एक सिंगल, मतलब परसेंटेज चैप्टर का एक सिंगल कॉन्सेप्ट को ना लिखना नहीं है, आप दिमाग लगा लोगे, आंसर कर दोगे ऐसे सवाल को। मैं पहले बेसिक से जाता हूं, देन मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कैसे करते हैं। कह रहा विजय को ना, उम्मीदवार को विजय को नहीं, विजयी उम्मीदवार जो विनर था उसको कुल मतों का कितना मिला? 3 उम्मीदवार थे, मान लो एक्स, वाई एंड जेड, नाम दे नहीं रखा। एक्स को मिला 1136, वाई को मिला 7636 एंड जेड को मिला 11628। तो विनर कौन है? चिकन विनर, क्या इसका नाम है? विनर चिकन डिनर ना, तो पबजी में करते हैं, तो जेड हो गया अपना विनर चिकन डिनर। ठीक है, या फिर फ्री फायर का बुया हो गया ये। तो इसको कितना परसेंट मिला? तो सबसे पहले ये चीज मेरे को बताओ, 3 लोगों के बीच में अगर किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले तीनों का मिला के वैल्यू मेरे को पता होना चाहिए। तो मेरे को x + y + z की वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए। तो हम तीनों को जोड़ेंगे, 1336
प्लस 7,636 प्लस 11,628। इस वैल्यू को जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें से ना विनर का आप परसेंटेज निकाल सकते हो। आप ओवरऑल ऐड करोगे, आपका वैल्यू क्या मिलता है, आराम से बैठ के जोड़ लो, 20,400 यही मिलेगा। अब 20,400 का ना विनर को कितना मिला है, 1,1,6,2,8। अब 20,400 का ये कितना परसेंट है ये निकाल लो, कट हो जाएगा इससे, कोई डाउट है नहीं। अब आपसे कह रहा है अगर ये चीज ना 11,628 को हम 204 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये इससे डिवाइड होगा। तो पहली बात तो ये चीज ध्यान देखो, ऑप्शन देखो, इसको शॉर्टकट मैं बताता हूँ, वो वाली शॉर्टकट नहीं जो मैं शुरू में बोल रहा था, मैं इसको कट कराने का शॉर्टकट बताता हूँ। ऑप्शन को देखो क्या है, 45, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो मतलब 4 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। 5 4 जा 20, तो क्या इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो पॉसिबल ही नहीं है। 28 से 8 है यूनिट डिजिट, मतलब ऑप्शन के यूनिट डिजिट से और इस 204 के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे मेरा यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। तो 9 और 4 को अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 6, तो ये हमारा नहीं हो सकता। 3 और 4 को करेंगे तो हमारा 2 यूनिट डिजिट आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन 5 और 7 को करेंगे तो 7 × 4 28 होता है, तो यूनिट डिजिट हमको मिल रहा है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं 57 बार में कटेगा, तो 57% इसको मिलेगा वोट, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते थे। लेकिन क्या जो मैं स्टार्टिंग में जिस चीज के बारे में बोल रहा था, क्या मैं यही बोल रहा था, नहीं, वो तो अलग चीज था। वो तो मेरे को, मैं जो बताने वाला हूँ ना, वो करोगे, दिमाग लगा लेते तो इतना खिचड़ी नहीं करना पड़ता। और कुछ लोग 204 से ये जो डिवाइड कर रहे होंगे वो भी नहीं करना पड़ता, बस ऑप्शन को देख के लॉजिक लगा के इसको भी थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते थे। बट ओवरऑल और मेरे को आसान तरीका बताओ महाराज, इतना बड़ा क्यों कर दिया। देखो एग्जाम में कभी कभी कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, तो वही चीज है कि आप कवि बनो। किस तरीके से, अब ध्यान से देखना, कह रहा है इसको 11,628 वोट मिला, ओके, ये चीज तो समझ में आ गया। लेकिन ये जो एक्स एंड वाई को कितना मिला, ये 1,136 है, ये 7,636 है, तो कहीं ना कहीं इसको 8,000 समथिंग वोट मिलेगा। ध्यान से सुनना, 8,000 समथिंग वोट मिलेगा, ठीक है, इन दोनों को मिला के, मतलब एक्स वाई को मिला के 8,000 कुछ वोट मिलेगा। और ये देखो ये मिल रहा है आपको 11,628, तो कहीं ना ये 8,000 से ज्यादा लेके बैठा है, मतलब दुगना से ज्यादा 11,000 हो गया। तो मतलब ये है ना कि दुगना का मतलब आधा को क्या कहते हैं, 50%। तो अगर हम बांट देते अगर इन तीनों में, तो ये कहीं ना कहीं आधा से अधिक लेके बैठा हुआ है टोटल वोट का जेड ही। क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ते ना हम, तो अगर इसके बराबर आ जाता तो इसका मतलब कह देते कि ये दोनों का वोट मिला के जेड के बराबर है, ऐसा हम सोच सकते थे। तो एक्स और वाई को जोड़ने पर जेड और ये मतलब आधा आधा हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं एक्स और वाई को जोड़ने के बाद भी ये जेड के बराबर नहीं हो रहा है, ये कम मिल रहा है इनको। तो ये जेड को ना टोटल वोट के आधा से भी ज्यादा मिल रहा है, मतलब 50% से भी ज्यादा मिल रहा है। और 50% से ज्यादा ऑप्शन है कौन सा, डी है। तो हम इस हिसाब से भी कर देते, हमको इतना खिचड़ी करने का जरूरत ही नहीं था। अब ये लॉजिक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो जो मैंने अभी बोला, तो आप चुपचाप बेसिक से बनाना, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है नहीं कि आप इस लॉजिक तक पहुंच पाओ। अब ये लॉजिक कौन समझ पाता है, जो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेता है वो, और आप भी कर लोगे, आप भी समझोगे कि मैं क्या कहना चाहता था। अब देखो एक व्यक्ति 2 कारें जो है ना, प्रत्येक को 60,000 रुपए में बेचता है, मतलब 2 कार बेच रहा है वो, C1 एंड C2 कार है, इसको भी वो 60,000 में बेच रहा है और इसको भी 60,000 में बेच रहा है, ओके। ये चीज कहा जा रहा है इसके अंदर। जबकि देखो पहले पर 20% का प्रॉफिट हुआ, इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ और इस पे 20% का नुकसान हो गया। तो ओवरऑल बताओ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की सेलिंग प्राइस देखो सेम हो जाएगी, तब इस लॉजिक को यूज करना। क्या, R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाई 100, इस लॉजिक को तभी यूज करेंगे हम, ध्यान से सुनना, इस लॉजिक को तभी यूज करेंगे हम जब सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। तो ऑब्वियस चीज है दोनों का बराबर ही है। तो पहले वाले को मेरे को प्रॉफिट हुआ तो 20%, दूसरे वाले पे लॉस हुआ तो माइनस 20%, तो फिर 20 इंटू 20/100, प्लस माइनस कट गया 0 0, ये वैल्यू मेरे को मिला -4%। तो माइनस है तो मेरे को लॉस हो रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है, लॉस। पॉजिटिव होता तो 4% का प्रॉफिट होता या फिर उसको गेन कह सकते थे। फिलहाल मेरे को लॉस हो रहा है तो मैं इसको कर सकता हूँ। अदरवाइज कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे आप कि कॉस्ट प्राइस पे अगर मैं 120% प्रॉफिट हो रहा है तो 20% बढ़ाऊंगा तो उसकी वैल्यू 60,000 हो जाएगी, तो यहां से इसकी कॉस्ट प्राइस निकल जाती है। सेकंड कॉस्ट प्राइस पे मेरे को 80% पे मतलब 20% के नुकसान पे बेचूंगा तो मेरे को इतना मिल रहा है, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। दोनों का कॉस्ट प्राइस को जोड़ के सेलिंग प्राइस को जोड़ देते,
देन देखते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना कम हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, उस हिसाब से परसेंटेज निकाल दे। तो वो ना नहीं याद दिलाने वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसको यूज करना बेवकूफी होता है एग्जाम में, इसलिए शॉर्टकट का यूज करो। प्रॉफिट लॉस पे चले जाते हैं हम लोग, तो फिर हमारी जिंदगी की लंका लग जाएगी एग्जाम में, ठीक है, हमको उतना टाइम नहीं दिया जाता है। बाकी देखो ये क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कह रहा है √11/3 है। तो बताओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। आपको मैंने ट्राइगोनोमेट्री के अंदर पढ़ाया था कि जब भी आपको इस तरीके से सवाल दे साइन, मैंने क्या पढ़ाया था, बोलोगे हम कहाँ पढ़े कि हमको पता है, पढ़ लो, पेड बैचेस में भी पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर बराबर दे रखा है ए, ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है बे, तो कहोगे जस्ट मजाक किया, ये 2 माइनस ए स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू। अब बोलोगे ये ए कहां से समझे सर, तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ए, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √11/3 है, तो यही ए हो गया ना भाई। तो इसको अब कैसे निकालोगे, √2 माइनस √11/2 का 3 का है ना, ये 3 का स्क्वायर कर दोगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 माइनस 11/9, सॉल्व कर लो, 9 दूनी 18 माइनस 11/9, मतलब √7 बटा में रूट से 9 बाहर निकलेगा, 3 मिलेगा मेरे को। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल भी परफेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर पता होता तो इसका आंसर कर दिए होते, अदरवाइज रोते। आगे बढ़ो, 5th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एक कर्मचारी के बारे में जानते हैं हम कुछ। एक कर्मचारी की मासिक आय जो है ना 26,500 रुपए थी, उसका मासिक व्यय जो है ना, मतलब उसकी एक्सपेंडिचर जो है वो 22,000 रुपए थे। तो अगले वर्ष उसके 20% की इनकम में वृद्धि हो जाती है और व्यय में 15% बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। व्यय कितना हो जा रहा है भाई, उसका 15% इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, तो पूछ रहा है उसकी बजट में कितने % की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम पहला कंडीशन मान लेते हैं, हमारा कंडीशन 1 में क्या दे रहा है, हमको इनकम, हमको नहीं, ये कर्मचारी को इनकम हो रहा है कितना 26,500। वो एक्सपेंड कितना कर रहा है भाई, एक्सपेंस कितना कर रहा है भाई, उसकी कितनी एक्सपेंडिचर्स कितनी है 22,000, बस 22,000 है। तो खुद से दिमाग लगाओ, सेविंग्स कितनी हो जाएगी उसकी, बोलोगे 4,500, ठीक है, ये इतना सेव कर रहा है। सेकेंड सिनेरियो में कंडीशन थोड़ा सा अलग हो रहा है। इनकम में क्या हो रही है ना, पहले 26,500 थी, इसमें उसको 20% की बढ़त हो रही है। कोई डाउट नहीं, मैंने 0 कटा दिया, कोई शक नहीं। अब मेरे को क्या करना है भाई, अब उसका इनकम कितना हो जाएगा, 265 से जब 12 को मल्टीप्लाई करोगे 31800। मैंने इस सवाल को पहले सॉल्व किया तो मेरे को पूरा सॉल्यूशन इसका ऑलमोस्ट याद ही हो गया। अब देखो जब इसकी इनकम इतनी हो जा रही है तो कह रहा है उसका जो मासिक व्यय है, ध्यान से सुनना, मासिक व्यय कितना था पहले 22,000, ओके, तो 22,000 में अब क्या होगा भाई, मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब उसका एक्सपेंस कितना हो जाएगा भाई 22,000 में। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, व्यय भी 15% बढ़ जा रहा है। तो पहले 22,000 था, अब 15% बढ़ाओगे तो 100 में 15 जोड़ के 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा खर्च जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, तुमको मिलेगा 2530, एक और 0, ठीक है, इतना वो खर्च कर दे रहा है। तो हम सेविंग कितना कर पाएंगे अब, ठीक है, सेविंग कितना कर पाएंगे, तो घटा लो उसको, 31,800 में अगर हम घटा लेंगे 25,300 तो ये 6500 हो जाएगा। अब वो कितना कर रहा है सेविंग 6500 का। तो ध्यान से देखो, हमारा पहले सेविंग हो रहा था 4500 का, अब हमारी सेविंग कितनी की हो रही है भाई 6500 की। तो पूछ रहा है कि बताओ उसकी बजट में प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ, तो 4500 बढ़ के 6500 हो गया, मतलब 2000 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो उसका पहले से कितना बढ़ गया 2000, तो कितना परसेंट बढ़ा, 4500 बढ़ के 6500 बन गया, तो कितना परसेंट बढ़ा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां से अब कर लो, 5 9 45, 5 6 20, 400 बटा में इतना हो जाएगा, तो 4 9 9 6 36, तो 44 अपॉन कितना हो जाएगा, 36 में से गया तो 4 बटा 9 हो जाएगा, ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। 400 बटा 9% मतलब 44 अपॉन 4 बटा 9%, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो इस सवाल को करने का एक और लॉजिक है, बट वो चीज़ें आपके माइंड में भी घुसेगी नहीं, आप बेसिक से ही करो। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो फिर इसका शॉर्टकट ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। लाइक इसको मैंने भी बताया ना, ये वाली चीज़ नहीं, ये वाली चीज़ नहीं, ये वाली, उसी तरीके से ये भी आपका ऊपर ऊपर पार हो जाएगा अगर आपने बेसिक ना पढ़ रखा हो तो।
क्योंकि इतना अगर मेरे को पर्सनली बनाना होता है एग्जाम में तो इतना बेसिक से जाना बहुत ही बेवकूफ़ी चीज़ है। इसको थोड़ा सा ना हम और भी कम कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। 5,000 रुपए पर 30% की छूट तथा उसी धनराशि पर ना 15% और 25% की छूट मिल रही है। तो ये दोनों छूट के बीच का डिफरेंस बताओ। भाई ध्यान से सुनो, कोई चीज पे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अब लेकिन फिर उसी चीज पे एक इंसान को 30% का छूट मिला, 5,000 की चीज पे 30% का डिस्काउंट मिला, और एक इंसान को 5,000 की चीज पे 2 बार डिस्काउंट मिला, 15% एंड 25% का। तो बताओ इसकी सेलिंग प्राइस कितना है और इसका सेलिंग प्राइस कितना, जो निकालो और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, फटाक से करो। लेकिन इसको निकालने का मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ। मैं बताऊंगा शॉर्टकट से, ठीक है, आपको बेसिक भी बता देता हूँ कैसे कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट ज्यादा प्रेफर होगा। या तो आप 5,000 का ना 70% निकाल लो, मतलब 30% डिस्काउंट दिया, तो इसने 70% पे बेचा, ठीक है, तो 3,500 पे बेचा इसको। या फिर 5,000 पे आप 2 बार डिस्काउंट जाएगा तो एक बार देखो 85% पे बेचेगा, और एक बार 25% छूट दिया तो 75% पे बेचेगा। इन दोनों की वैल्यू निकाल के ना 50 दूनी 100, इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, जो वैल्यू आएगा इसमें से घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं इतना बोरिंग काम नहीं करूंगा, मेरे को डिफरेंस ही निकालना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को पहले बताओ ये 2 डिस्काउंट मिल रहा है, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो हम कैसे निकालते हैं, 15 माइनस, ठीक है, 15 प्लस 25 है ना, ये हमने 2 डिस्काउंट का वैल्यू पढ़ा है ना, R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाई 100, ये पढ़ा होगा आपने। तो ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 25 बटा में 100, ठीक है। तो ये चीज आपने पढ़ा ही होगा हमेशा से, नहीं पढ़ा ये आपकी प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 25 से 4 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा 4 3 12 3.75, ठीक है। अब हमको 40 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36.25, मतलब एक पे मेरे को 30% का डिस्काउंट मिल रहा है और एक पे 36.5% का। तो कितने का डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में, तो 5,000 पे ना दोनों के बीच का डिफरेंस यही निकाल लो, 36.25 माइनस 30 बटा में 100, हो गया खेल, यहीं से हम कर लेंगे। 50 इंटू कितना हो जाएगा, 6.25 है मेरे को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा डिफरेंस है ना, तो परसेंट का साइन था तो मैं यहाँ पे एक तो 100 दूंगा इसके लिए, ठीक है। तो ये 0 0 कटेगा, या फिर 50 से 2 बार में कटेगा, तो इसको आप 2 से कटा सकते हो। लाइक एक काम देखो मैं आपको बताता हूँ, पता है क्या, इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं हम लोग। रुको, वो एक चीज करता हूँ, पता है क्या, ये हमको यहाँ पे 500 मिला ना, 50 मिला हमको, और ये क्या मिला, 6.25 मिला था, और एक 100 तो होगा ही होगा, ये चीज तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम आसान करने के लिए पता है क्या कर सकते हैं, हम इस डेसिमल को हटा सकते हैं। हम डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। और बस इतना ही 100 होगा, एक 100 और नहीं होगा, डेसिमल को यहीं से हटा देते तो हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा भाई। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 50 से 2 बार में कटेगा, एंड 2 से करोगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो ये कुल मिला के 302 आ रहा है। या फिर ये कितना था, 1 मिनट, अच्छा ये 2 था ना, मैंने इसको 0 समझ लिया, 625 था ये, ठीक है, मैंने 605 समझ लिया था उसको। तो ये 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक है। तो 312.50 होता है। एक्चुअली मैंने इसको लिखा था इस तरीके से ना, ये 2 को लिख दिया था, इतना ओवर राइटिंग करके लग रहा था कि 0 था। देन इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे, या फिर जो मैंने पहला लॉजिक बताया कि या तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, और दोनों की वैल्यू को माइनस करा दो, आपको उस टाइम भी 312 आएगा। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से बनाओ, बाकी वो नहीं है कि हाँ इसी तरीके से बनाएंगे तो आंसर आएगा, दोनों तरीके से आएगा। दो चीजें मैं बताते जा रहा हूँ। अब चलो ये बताओ, मंदिरों और उनके राज्यों के सही संयोजन का चयन करो। इसमें से बताओ कौन सही है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर क्या उत्तराखंड में है, या फिर कामाख्या मंदिर क्या असम में है, जगन्नाथ मंदिर क्या पश्चिम बंगाल में है, क्या सोमनाथ मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में है। इन सब में कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताओ। मतलब 3 गलत है, 1 सही है, सही वाले को बताओ, बाकी सब गलत है। चलो शुरुआत से करते हैं स्टार्ट। ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पे भाई, उत्तराखंड में ना होगी, ये कहाँ पे है आपका, इधर है, उज्जैन में है, ठीक है, ओके। अब ये कामाख्या मंदिर जो असम में, ये ठीक है। जगन्नाथ मंदिर सबको पता है उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा में है ये। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है ना आपका गुजरात के अंदर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, ओके।
और ये उज्जैन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, एमपी लिख लो इसको, ठीक है। चलो, कामाख्या मंदिर खाली ठीक था, बाकी सब ये तीनों का पेयरिंग गलत था। अब देखो ये सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनजातियों के बीच मेल मिलाप को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू किया। अब इस सवाल को पढ़ के क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है कि आपका समय बर्बाद कराया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखिए कहोगे बिल्कुल सर, डायरेक्टली सवाल दिया जा सकता था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना वो किस स्टेट में मनाया जाता है, तो कह सकते थे नागालैंड में मनाया जाता है। एयरफोर्स पहले पूछ चुका है 2 से 3 बार, 2 से 3 बार पूछ चुका है, तो थोड़ा सा रेडी रहना है इसके लिए। 9th नंबर देखो, पंडित राम नारायण एक प्रसिद्ध वाद्ययंत्र वादक है जो निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के बजाने के लिए करते हो। राम नारायण फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इज नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो राम नारायण जो पंडित हैं, पंडित राम नारायण, वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो ये चीज आपसे पूछा जाएगा, तो हमेशा याद रखोगे इनका नाम, थोड़ा सा आजकल पॉपुलर हो रहा है। ये सारंगी बजाने वाले या फिर ये सारंगी से रिलेटेड है, इनका इंस्ट्रूमेंट जो है सारंगी है, याद रहेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर पूछ रहा है 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है ना निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो देखो गाइस, यहाँ पे मौलिक अधिकारों की सूची में से जो अभी हमारे पास हटा है वो किस चीज को लेकर हटा है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हमारे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये सवाल हो सकता था कि 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ कब था भाई, तो 1978 के अंदर हो रखा था, ये भी पूछ सकता है, 1978 में ये हुआ था, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो फिर बताओ इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। क्या वोल्टेज से वोल्ट से रिलेटेड है, रिलेशन है कुछ वोल्टता का वोल्ट से, तो सही तो है, इसमें क्या दिक्कत है, सही मिलान नहीं है पूछ रहा। प्रतिरोध का ओम सही है, उसका यूनिट। कंडक्शन का जो है ना सही में सही है, लेकिन धारिता का डायन दे रखा है, डायन किस चीज का है, डायन तो आपका वो होता है ना फोर्स का, ठीक है, सीजीएस यूनिट के अंदर डायन होता है, तो ठीक है। धारिता का क्या है भाई, फिर ये चीज बताओ, तो धारिता का आप सबने पढ़ा है, कूलॉम पर वोल्ट कहते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैराड के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा एरर है यहाँ पे, तो धारिता का क्या हो जाएगा, फैराड, ओके, ये चीज याद रखिएगा, कैपेसिटेंस का फैराड हो जाता है। तो ये यहाँ पे सही नहीं था, डायन लिख दिया, जो कि फोर्स का है सीजीएस में। 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी साक्षर व्यक्ति जिसकी आयु डैश और उससे अधिक है और किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ सकता है, लिख सकता है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार ये कहा गया ना कि कोई भी इंसान तभी साक्षर माना जाएगा जो एक मिनिमम इस एज से लेके मैक्सिमम किसी भी एज तक वो किसी चीज को पढ़ के समझ जाए। तो वो एज क्या है, 7 वर्ष। अगर कोई 7 साल का बच्चा, ठीक है, किसी चीज को पढ़ पा रहा है मिनिमम, ठीक है, अब उससे भी छोटे बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशन तो कर नहीं सकते कि हाँ चलो रटा रट दे, लेकिन एक मिनिमम एज का आ गया कि चलो ठीक है। अगर कोई बच्चा 7 साल का है, अगर वो पढ़ ले रहा है, पढ़ के समझ जा रहा है, तो साक्षरता, जब साक्षरता का जो वो होता है ना सेंसस, जनगणना, ठीक है, कितने लोग साक्षर है, तो उसको साक्षरता में काउंट किया जाएगा ताकि परसेंटेज बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। तो उसको याद रखोगे मिनिमम 7 वर्ष का, 7 वर्ष से और उसे मैक्सिमम जो पढ़ के समझ जा रहा है उसको भी साक्षर काउंट किया जाता है। वरना आजकल हमारे यहाँ तो नर्सरी वाली एलकेजी वाले बच्चे भी, उनकी मम्मियाँ आजकल इतनी प्रिपेयर कर दे रही हैं कि कुछ ना लिखे तो वो कुछ ना कुछ लिख देता है, गोल गोल बना देता है, ठीक है, और बोलता है कि हमने लिख दिया, ठीक है। हमारे यहाँ बच्चे हैं, सामान खरीदने जाओ ना, आप लिस्ट बनाओ तो अपना अलग लिस्ट बना रहे होते मम्मी के पास बैठ के, लिखते कैसे हैं, ये क्या लोगे भाई, तो ये सैंडल लेंगे, ये बैट लेंगे, ये बॉल लेंगे। अब उनकी हेड राइटिंग वही समझे, आप समझते रहना जो ले जाने के बाद जो नौटंकी करेगा। कुचिपुड़ी जो है ना वो किस स्टेट से रिलेटेड है, ये चीज बता दो। कुचिपुड़ी लगता है मैंने पिछले मॉक टेस्ट में भी आपको बताया था, ग्राफ की मदद से, याद है, ग्राफ की मदद से कुचिपुड़ी का मैंने बताया था, आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड सवाल था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना किंग उन काउंसिलिंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया था। देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे जीके का, उसमें पॉलिटी मैंने पढ़ा रखा है, उसके अंदर पढ़ाया था। कोलकाता में क्या बनाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, जिसके पहले जो है ना वो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, चैम्बर्स, लिमिंस्टर और हाइड करके तीनों का नाम था।
चैम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइट। लेकिन मुख्य न्यायाधीश का पूछ देता है कभी कभी नाम, एलिजा एम्पे इसका नाम था, ठीक है। लेकिन जो कोलकाता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बना था, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वहां पे। याद रहे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो AK-203 असॉल्ट राइफल्स किस देश से दी गई है? देखो भारतीय सेना को ना एक असॉल्ट राइफल मिली है, रिसेंट का करंट अफेयर है। आपने AK-47 पढ़ा होगा, ये AK-203 है, ये रसिया के द्वारा दिया गया है। ओके, आगे देखो एक रीजनिंग का सवाल है, कह रहा है P-LB-ON-LB-NPL-O-PL-N। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अब हम P के बाद क्या भरे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यहां पे दिख रहा है P के बाद L है, तो हम इसके में P के बाद L भर देते हैं, बस इतना तो समझ में आ रहा है। ओके, नो डाउट। L के बाद देखो डैश है। ओके, अब O के बाद देखो ना इधर N है, ध्यान से देखना, यहाँ पे O के बाद N है, तो मैं यहाँ पे भी O के बाद N भर देता हूं, कोई शक नहीं। अब देखो N के पहले O था ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, N के पहले O था, तो N के पहले यहाँ पे भी हम O भर सकते हैं, तो हम N के पहले यहाँ पे भर देंगे। और देखो N के पहले हम यहाँ भी O भर देंगे, हमने यहाँ भी O भर दिया। और O के पहले मेरा B आ रहा है, तो O के पहले मैं हर जगह B भर दूंगा, B, और एक O के पहले इधर B, और एक O पहले इधर B। ओके, और N के बाद क्या आ रहा है? N के बाद मेरा P आ रहा है, हर जगह पे देख लो, N के बाद इधर तो नहीं है, यहीं पे N के बाद P है, तो मैं यहाँ पे भी N के बाद P भर दूंगा। तो मेरे को क्या मिला देख लो, अब L फिल किया मैंने, B फिल किया, फिर POBNBO, ये मेरे को मिला। तो लास्ट में BNBO किसके अंदर है भाई? BNBO A के अंदर ही है, बाकी किसी के अंदर नहीं है, बाकी सारा मिला लो, ठीक है। मैं खोजने का तरीका है ये, स्टार्टिंग में LBPO है, LBPO इसके अंदर भी है, तो हमारा A बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 17 नंबर क्या रहा है, इसमें बताओ सबसे डिफरेंस कौन सा है, भिन्न कौन सा, ये चीज बताना आपने को। JEAX DYUR YDXC QLXE, इसके अंदर बताओ डिफरेंट कौन सा है। अब देखो हम कुछ देखे ना देखे, एक चीज देख लेते हैं, इन बीच वाले चीजें जो है ना काफी करीब करीब है, तो जो चीजें काफी करीब है पहले उनको देख रहे होंगे, ठीक है। तो A और E के बीच का कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको। अब मैं अगर लिखूं इस तरीके से ABCDE, इनके बीच 3 है, लेकिन ये थोड़ा सा सीरीज उल्टा चल रहा है। अब मैं U एंड Y के बीच देखूंगा, U के बाद W X, इनके बाद 2 ही चीजें हैं, एंड D एंड X के बीच में देखूंगा मैं, X से पीछे जाओगे तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है मेरे को। लॉजिक बन रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि D से पीछे नहीं है, D से आगे बढ़ रखा है, और D X से पीछे जाओगे तो आपको D तो काफी दूर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना, कि अगर मैं L और H को देखूंगा, ध्यान से सुनना, तो I J K, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना हमने एक चीज छोड़ा, U के बाद भी छोड़ दिया था, तो U के बाद भी W X 3 चीजें हैं, मतलब ध्यान से देखना, इनके बीच में 3 चीजें हैं, पीछे की साइड से जाएंगे तो, लेकिन X और Z के में बीच में देख लो, अगर आप देख रहे हो तो E F G H ये सीधा जाएगा, और काफी एक बड़ा सा चीज मेरे को मिलेगा बीच में, काफी बड़ा, बहुत ज्यादा लेटर्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये C नंबर बिल्कुल भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी A B एंड D की तरह, तो यहाँ पे हमारा C जो है ना सबसे अलग है, नमूना है ये। 18 नंबर देखो, ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर आप इसको क्या करोगे, अरेंज करोगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा? सबसे पहले देखो ST सबके अंदर है, ST के बाद O सबके अंदर है, O के बाद देख लो डिफरेंट चीजें हैं, O के बाद फिर इसमें O है, इसमें K है, इसमें R है, इसमें C है, इसमें R और इसमें M है। तो पहले क्या आता है? C आता है, तो पहले C वाला 4 देखो 4 नंबर पे है ना, तो 4 नंबर लिखेंगे। C के बाद क्या आता है? K मिलेगा ना, KLMNOPQR, तो K वाला देखो कहाँ पे है? 2 नंबर पे है। फिर अपने को 2 लिखेंगे, देखो इसमें है ना 426, तो इसका मतलब 6 आएगा कहीं ना कहीं, तो हम 6 को अब देखने का ही नहीं है। अब 6 के बाद क्या, 3 एंड 1 दोनों में अलग है, तो 3 और 1 का फाइट करा लो आप। O और R में पहले क्या आता है? पहले O आता है, तो इसका मतलब 1 पहले आएगा, देन हमारा 3 आएगा, देन 5 आएगा, तो 1 3 5 लास्ट में है D के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर D आंसर सही है। क्लियर है? 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 छात्र ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। C जो है ना E और F के दोनों एक निकटतम पड़ोसी है, तो D जो है C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और A के निकटतम दाईं ओर बैठा है, A E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B जो है E और A के निकटतम जो है ना, दोनों के निकटतम पड़ोसी है, मतलब B जो है ना E और A दोनों के बीच में बैठा है, ठीक है, ऐसा कुछ है।
जी जो है ना एफ के निकटतम बाईं ओर बैठा है, तो सी और जी के दोनों के निकटतम पड़ोसी कौन है, ये चीज देख लो। हम स्टार्ट करेंगे जहां से दे रखा है, देखो सी जो है ना ई और एफ दोनों के निकटतम पड़ोसी है। भाई अगर हम इसको अगर लेके चलेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हमको ई एंड एफ के बीच में मेरे को बैठाना होगा सी को। अब क्या पता ई यहाँ पे है कि ई यहाँ पे है कि एफ यहाँ पे है, क्या मेरे को कुछ तो श्योर है नहीं। तो इस चीज को लेके हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे लिए दुविधा वाली बात हो जाएगी, उनको लेंगे ही नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। एक सर्कल होगी, 7 लोग होंगे, लेकिन ये चीज दे रखा है डी जो है ना सी के लेफ्ट से तीसरे स्थान पर है। तो मान लेते हैं सी यहाँ पे, तो उसके लेफ्ट से 3rd नंबर पे मेरा डी मिल रहा है, ये चीज क्लियर है। और कह रहा है ए के निकटतम दाईं ओर है और ए के राइट साइड में है, तो मतलब ए यहाँ पे होगा, देन जाके ए के ये साइड राइट में डी है। तो मेरे को 3 लोग मिल गए, 4 लोग बैठाने और है। ओके, हम बैठा लेंगे। ए जो है ना ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 5, ठीक है, तो 2 पोजीशन और बनेंगे यहाँ पे मेरे कहीं। तो ए के क्या है ना, ए के कहा गया, ए के निकटतम दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर बैठा है कौन, डी। तो हम ए के तो निकटतम बैठा ही दिया, अब इधर पढ़ना था ना, ए जो है ना ई के दाईं ओर से दूसरे बैठा है ई के, तो ई अगर यहां होगा तभी तो राइट साइड से काउंट करेंगे, ई का राइट इधर ही होगा ना, इधर इधर सेंटर की तरफ फेस रहेगा तो इधर जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे ए बैठा है, कोई शक नहीं। अब कह रहा बी जो है ना ई और ए दोनों के निकटतम बैठा है, मतलब ए और ई इन दोनों के बीच में एक ही सीट है, जो कि कौन बैठेगा, इधर बी बैठेगा। अब 2 लोग बचे, जी जो है ना एफ के निकटतम बाईं ओर है, ठीक है। अब जी और एफ को बैठाना है तो हम कैसे बैठाएंगे, जी जो है एफ के निकटतम बाईं ओर, जी को अगर यहां बैठा देंगे तो उसके लेफ्ट में डी बैठा जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या बनाना होगा, एफ को यहां बैठाना होगा, तो एफ मेरा यहां बैठेगा, तभी इसके लेफ्ट में कौन बैठेगा, जी बैठेगा। तो कह रहा है सी और जी दोनों के निकटतम पड़ोसी कौन है, सी और जी के, सी यहाँ है जी यहाँ है, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, एफ। निकटतम बोल रहा है मतलब दोनों के निकटतम बीच में, एफ हमारा सही आंसर है। क्लियर है। तो अरेंजमेंट के क्वेश्चन को जितना आराम से बनाओगे उतनी जल्दी बनेगी, और जितना जल्दीबाजी करोगे, जल्दी तो नहीं बनेगा लेकिन गलती बार बार होगा, इतना श्योर है, वो आपके 2-3 क्वेश्चन के लिए टाइम वेस्ट कराएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, लास्ट में बनाने की कोशिश करो, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बहुत अच्छा कमांड नहीं है सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम बताओ इस इक्वेशन के अंदर ना ए बी सी डी में से किस 2 इक्वेशन को चेंज कर देंगे ताकि इसकी वैल्यू 353 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड और माइनस, मतलब जहां पे डिवाइड है वहां माइनस कर दो और जहां माइनस है वहां डिवाइड कर दो। तो हम एक लॉजिक लगाते हैं, क्या कुछ लॉजिक नहीं लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। ए वैल्यू को लेंगे, मैं ज्यादा लॉजिक सिखाऊंगा ना तो कल के मेरे सर पे चढ़ जाओगे कि आपका ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस तो करोगे नहीं, खाली लॉजिक के पीछे जाओगे। तो हम जाएंगे 31, डिवाइड की जगह माइनस करके देख लो, और मल्टीप्लाई 7 है, डिवाइड करोगे 3 से प्लस 23। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या कभी भी ये 353 मिलेगा, मेरे को ऐसा लगता नहीं है पर्सनली। क्यों, क्योंकि अगर इनको सॉल्व करके 322 से डिवाइड करोगे एक छोटा वैल्यू मिलेगा, और इनको जोड़ के उसमें भी 31 घटा दोगे तो ये आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो करके देख लो आप एक बार। 7 से डिवाइड करोगे ये 46 टाइम में कट जाएगा, 46 टाइम में कट जाएगा ना। ठीक है, अब ये 23 बार में, ये 24 बार में, ये इक्वेशन सॉल्व हो गए, कभी भी 353 वैल्यू नहीं देने वाला। हम बी को ट्राई करेंगे, अब माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 31 48 इंटू 7, माइनस और मल्टीप्लाई करना था तो मैं स्टिल करूंगा -322, और मल्टीप्लाई कहाँ है हमारा, इधर तो मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस की वैल्यू का है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे को माइनस करना था मल्टीप्लाई के जगह पे। ओके, तो ये वैल्यू भी मेरे को नहीं देगा, बिकॉज ये कटेगा ही नहीं, जब कटेगा ही नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, और ये 353 देगा नहीं। हम आगे चेक करते हैं, सी में कह रहा है मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करो, तो 31/48 + 7, क्या लगता है ये हो पाएगा? मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों कटेंगे नहीं, तो फिर हम जोड़ घटाओ क्या करेंगे। डी में जाके देखते हैं अब, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड एंड प्लस को, तो 31 + 48 × 7 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -322। अब यहाँ पे 23 से यहाँ पे करना है, तो अब बताओ मेरे को क्या ये दूसरे से कट पाएंगे? तो मैं बोलता हूँ ना कि 100% कटेगा, आप ट्राई कर लो। 14 टाइम में ये 100% कटेगा, और ये आंसर देने की भी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, बिकॉज देखो
353 तक पहुंचने के लिए मेरे को एक बड़ा वैल्यू चाहिए, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही मेरे को बड़ा वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, 336 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 31 प्लस 336 माइनस 14। ठीक है, अगर हम 336 में अगर 31 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा 367, उसमें अगर हम 14 घटा देंगे तो 353 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर डी वाले ऑप्शन को पुट करने पे मिल रहा है। 21 देखो, अगर कह रहे हैं हासिल को अगर हम इतना लिखते हैं HUSTLE हासिल तो अगर हम लिखते हैं SFH, ठीक है, EOT लिख रहे हैं। फिर कह रहा है ब्राइट को BRIGHT को ना हम लिखते हैं IIBTSG। तो वैसे ही बताओ ट्यूनल को क्या लिखेंगे हम लोग। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का करो इसको आप। अब वीडियो को रोक के ट्राई करो, मैं आता हूँ टू द पॉइंट बातें करूंगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या करा, इनको ना 3 पार्ट में बांट दिया, इनको भी 3-3 पार्ट में बांट दिया। अब देखो एस का क्रॉस इधर है, एच इधर है, दोनों को देखो, ई देखो इधर है, टी क्रॉस में करा रखा। बीच की चीजों को भी साइड करो। आई इसका एक इधर है, बी इसका इधर है, टी इसका इधर है, जी हमारा इधर है। मतलब इनको भी हम 3 पार्ट में बांटेंगे। एन हमारा एक उधर जाएगा, टी इधर जाएगा, तो हमारा एन टी, और बीच में भी जो चीजें आएंगी उनको रहने दो, उतना दिमाग में लगाना। अभी एल इधर जाएगा, एन इधर जाएगा, बीच की जो चीजें आएंगी उनको रहने दो। पहले ये देख लो ना, ऐसा कुछ है जो फर्स्ट स्थान पे एन है, थर्ड पे टी है, फिर फोर्थ पे एल है और सिक्स्थ पे एन है। ऐसा कोई ऑप्शन में है एन टी, ठीक है, फिर एल। तो यहाँ पे देखो मेरे को दिख रहा है एन टी एल एन, तो हमारे को सी में आंसर बिल्कुल भी सही मिल गया। तो हम आगे बढ़ जाएंगे इतना ही करके। बाकी इतना दिमाग भी लगाना आपको कि हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे बैठ के। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये है ना कि 261,232, ठीक है, 203 वॉट 145,116। तो ये वॉट के जगह पे क्या आएगा, ये चीज बताओ भाई। ये तो आसान है ना, 261 है हमारा, 232 है, 203 है, वॉट है 145 है, 116 है। इनमें से अगर कितना माइनस करा रखा होगा देख लो, 29 10 11 3 2 5 6, मतलब -29 करा रखा गया। इसमें 29 करोगे माइनस तो ये वैल्यू मिलेगा, मतलब इसमें भी -29 करा रखा गया। 915 3 1 4, ठीक है। तो हम 202 203 में भी -29 करा देंगे, अपने को आंसर आ जाएगा। बस 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 174 ऑप्शन ए के अंदर मिल जाएगा। प्यारा सा चीज था जो आसानी से मिल गया। आगे आ जाओ, हम इस प्यारे से चीज को और प्यारा बनाते हैं। इतना बड़ा सवाल है। देखो क्या कह रहा है, एक्स अपने घर से पूर्व की ओर 200 कदम दौड़ा, फिर एक मठ तक पहुंचने के लिए वो अपने दाईं ओर मुड़ने के बाद 30 कदम दौड़ा। पुनः वह अपनी दाईं ओर 30 कदम दौड़ा और बिंदु डब्ल्यू पर पहुंच गया। पुनः वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ा और 30 कदम दौड़ा। फिर वह दाईं ओर मुड़कर वह 130 कदम दौड़ा। खाली दौड़ा वो इंसान और कुछ नहीं करा, दौड़ते दौड़ते मर गया। ठीक है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और एक ब्रेड की दुकान मतलब बेकरी की दुकान तक पहुंचने के लिए 10 कदम मुड़ा नहीं दौड़ा। फिर एक्स के घर के संदर्भ में बेकरी जो है ना किस दिशा में है, आज जाओ इसको दौड़ाते हैं हम। ठीक है, दौड़ा के मारेंगे। एक्स जो है ना अपने घर से, मान लो इसका घर यहाँ है, घर से पूर्व की ओर ईस्ट में जाता है, 200 कदम दौड़ता है। ये यहाँ पर मठ पर पहुंच गया। ठीक है, ये क्या था, यहाँ पे इसका मठ था। और यहाँ पहुंचने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ने के बाद जो है ना 30 कदम दौड़ा। तो राइट साइड किधर होगा, नीचे। ये इंसान 30 कदम दौड़ा, पुनः यहां से दाईं ओर 30 कदम दौड़ेगा, तो अब राइट हमारा इधर होगा, साउथ में जाएंगे तो 30 कदम दौड़ा, फिर डब्ल्यू पर पहुंच गया। ये डब्ल्यू है। वह फिर यहां से राइट साइड मुड़ा और 30 कदम दौड़ा, 30 कदम दौड़ा। ठीक है, राइट मुड़ के 30 कदम यहां दौड़ेगा। ठीक है, और फिर वहां से वो दाईं ओर मुड़कर वह 130 कदम दौड़ा। अब राइट में मुड़ के फिर से 130 कदम दौड़ा, मतलब राइट में तो इधर ही जाएगा ना, मुड़ेगा 130 कदम, बिकॉज ये तो 30 हो जाएगा और ये 100 दौड़ जाएगा इधर। यहां दौड़ा और फिर कहां जा रहा है भाई, वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ा और एक ब्रेड की दुकान पर पहुंचने के लिए 10 कदम दौड़ा। अब लेफ्ट तो हमारा ऊपर होगा, 10 कदम दौड़ गया, यहां पहुंच गया। यहाँ पे एक बेकरी की दुकान थी, बेकरी शॉप थी, और इस भाई का घर यहाँ था। बताओ किस डायरेक्शन में है ये, तो ये नॉर्थ है एंड ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में है अपना, उत्तर पूर्व में। ऐसे सवाल को जितना केयरफुल होके बनाओगे, जल्दीबाजी में करोगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। आप एक स्टेप भी छोड़ोगे ना तो कंप्लीट डिफरेंट हो सकता है कि आपका दक्षिण पूर्व आ जाता आंसर, हो सकता है कि पूर्व आ जाता आपका आंसर। लगेगा कि आप सही कर रहे हो जल्दीबाजी में और आपका गलत आंसर आ जाएगा। जितना प्यार से सवाल को बनाओगे
उतना बेहतर होगा आपके लिए, बिकॉज आपको मार्क्स लेने हैं, निगेटिव नहीं करवाना एग्जाम में। देखो जीपीटीए को ना 24 लिखते हैं हम एग्जाम में, जीपीटीए को 24 लिख रहे हैं, वहीं पे क्या कर रहे हैं ना ZWQVI को ना 30 लिख रहा होता है, तो हम DLUCPR को क्या लिखेंगे। लॉजिक यहाँ पे क्या है, देखो इनको जोड़ घटाव करने से पहले आजकल के रीजनिंग में एक छोटा सा लॉजिक पता है क्या लगाओगे आप, इनको काउंट कर लो। आजकल ऐसी रीजनिंग दे रहे हैं 1 2 3 4, 4 है ना तो 4, अब 4 से बताओ हम 4 को कुछ करेंगे जिससे 26 बनेगा। बोलोगे नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो, मैं समझाता हूं। देखो इसके अंदर कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। तो 5 से किसी चीज को हम कुछ करेंगे जिससे 30 बन जाएगा। और एक चीज यहाँ पे 24 है, 26 नहीं है, ठीक है, 26 नहीं है 24 है, 24 है, ठीक है, तो 24 बन जाएगा। 4 के साथ क्या किया आपने, 24 बन गया। बोलोगे 4 को ना 6 से मल्टीप्लाई किया 24 बन गया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 बन गया। इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को ना 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 बन जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये लॉजिक पे बेस ना आजकल रीजनिंग के सवाल कोडिंग डिकोडिंग में दे रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, सवाल पे टूट जाते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग सब कर देंगे, लेकिन ये लॉजिक नहीं लगाएंगे। तो ये लॉजिक को भी माइंड में रख के चलोगे, ठीक है। बहुत ही कम टाइम के अंदर ये लॉजिक चेक किया जा सकता है। अगर लग रहा है कि जितने डिजिट हैं और उसमें से किसी चीज को गुणा करके ये लाया जा रहा है, इसके डिजिट को काउंट करके उसी सेम नंबर जैसे 6 से मल्टीप्लाई किया, मैं भी 6 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा, मिल जा रहा है तो हम इसको फॉलो करा लेंगे। अगर नहीं आया तब जाके जोड़ घटाव करते रहना। कोडिंग डिकोडिंग में किसी को पहले से पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या करना है, हम 2-3 लॉजिक को ट्राई करते ही करते हैं, और लक हमारा अच्छा होता है कि कभी कभार पहले लॉजिक के हिसाब से आंसर आ जाता है। इसमें आप कितना भी बहुत महारथी बन जाओ, ये नहीं कह सकते ना कि पहली अटेम्प्ट में इसको हम सही कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। पहला अटेम्प्ट में सही करने का मतलब समझ रहे हो, या तो वहां पे लक साथ दे रहा है या फिर पहले से आपको उसका लॉजिक पता है, ठीक है, तो यही हो सकता है। और कोडिंग डिकोडिंग में पहले से लॉजिक किसी को पता ही नहीं होता। आगे देखो, चम्मच सूप चावल, इनका ना वेन डायग्राम बताओ। चम्मच जो है, सूप जो है, चावल है। अब भाई देखो चम्मच का सूप से कोई लेना देना नहीं है, सूप से चावल का कोई लेना देना नहीं है ना, तो अब चम्मच को खा नहीं सकते, सूप को खा नहीं सकते, सूप को पीते हैं, ठीक है, और चावल को क्या, चावल को पी नहीं सकते, उसको खाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, हम ए लिख सकते हैं। ये वाला तीनों डिफरेंट है। अब इसके अंदर बताओ अगला सीरीज क्या आएगा, मैंने बताया था ना, सिंपल सा लॉजिक है। देखो इसमें 1 0 है, इसमें 2 0, इसमें 3 0, इसमें कितने 0 है, 4 है ना, 1 2 3 4, तो अगले वाले में क्या लगता है कितना 0 आएगा, 5 या 4, ठीक है, लॉजिक लगाओ। अब इधर देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 क्रॉस का है, मतलब राइट साइड का ना एक क्रॉस हट रहा है, इसका 0 बढ़ रहा है, इधर का क्रॉस हटेगा तो ये 5 0 हो जाएगा, और इधर 4 के 4 ही रहेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 इसमें क्रॉस है, ये आंसर नहीं हो सकता पहली बात। तो इधर देखो इसमें 0 की संख्या 4 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा बचेगा। मेरे को 5 0 और 4 क्रॉस चाहिए थे, ये मेरा सही है। 27 नंबर देखो, अगर इसको ना अगर ऐसे लिखते हैं, जस्ट इसको हमने क्या किया जो देख लो, उसको भी वही काम करेंगे इस फिगर को। तो हम नीचे अगर मिरर लगा देंगे तो ये वाला पोजीशन नीचे आ जाएगा, दैट इज इट। तो हम नीचे मिरर लगाएंगे तो ये सर्कल का मुंडी नीचे आ जाएगा, जो कि हमारे डी के अंदर है। क्लियर है, चलो 28 नंबर सवाल देखो। ऐसे सवाल को बनाने के पीछे का लॉजिक मैंने बताया था। देखो ट्रायंगल ये वाला जो है ना, 2 ट्रायंगल, एक सीधा ट्रायंगल एक उल्टा ट्रायंगल, तो ये सीधा ट्रायंगल पहले यहाँ गया, फिर सीधा ट्रायंगल यहाँ चला गया, फिर सीधा ट्रायंगल यहाँ, कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला था, काउंट कर लो 1 2 3 4 एंड 5। तो सेकेंड एंड थर्ड का रिलेशन देखो, यहाँ पे जो इस पोजीशन पे जो फोटो था अगले में यहाँ चला गया, तो मतलब इस पोजीशन में जो फोटो यहाँ पे है वो अगले में यहाँ पे आने वाला है, ये तो 100% श्योर है। अब इस पोजीशन पे जो फोटो है ना अगले में सेंटर पे गया है, तो इसका जो फोटो होगा अगले में सेंटर पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये चीज भी क्लियर हो गया। अब मतलब देखो इसका जो सेंटर में फोटो था ना अगले में देखो इस कॉर्नर पे आ गया, मतलब ये जो सीधा ट्रायंगल है अगले वाले में कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो बस इतने से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका सही आंसर 3 होने की हाईली पॉसिबिलिटी क्या है, पूरा 100% वही आंसर ही है, ठीक है। चलो, या फिर डायरेक्टली हम सेंटर वाले पे भी फोकस करते हैं ना कि इसका देखो ये वाला फोटो यहाँ आ गया तो इसका सेंटर वाला यहाँ हो जाएगा, तो सिर्फ उसी में ही था, डायरेक्टली आंसर मिल जाता। अब ये डिपेंड करता है कि हम सोच कितना पाते हैं एग्जाम में और नजर कितनी पड़ती है हमारी, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें देखो क्या सीन है। इसका पहले यहाँ पे था, फिर देखो 1 2 2 पोजीशन आगे गया, फिर देखो 1 2 3 मतलब 3 पोजीशन आगे गया, मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक
2 पोजीशन आगे कलर हो गया, फिर अगले में 3 पोजीशन आगे डार्क हुआ, अगले में देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी 4 यहाँ पे कर रखा है ना इसको, तो मतलब यहां से यहां आने में उसको 1 2 3 4 पोजीशन आगे आने पड़े, तो अगले वाले में यहां से ना 5th पोजीशन कौन होगा, 1 2 3 4 5, मतलब इस वाले घर को पूरा डार्क कर दो। ये वाला डार्क किस में है, बी के अंदर है। बस 30 नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक नया फोटो ऐड होते जा रहा है, और ध्यान देना नया फोटो ऐड भी कहां हो रहा है, तो इस स्टार के ना आगे वाले में ऐड हो रहा है, आगे ऐड हो रहा है। फिर ये सर्कल नया आ गया ना, सर्कल के आगे डॉलर आया, तो इसका मतलब डॉलर के आगे कोई नया फोटो ऐड होगा। तो डॉलर के आगे नया फोटो ए के अंदर नहीं है, डॉलर के आगे कुछ नया फोटो बी में भी नहीं है, डॉलर के आगे सी में है, डॉलर के आगे देखो डी में है, तो सी या फिर डी में से कोई एक नया आंसर हो सकता है। अब लेकिन एक चीज देखना है, स्टार ना पहले एक पोजीशन आगे गया, मान लेते ना हम इस बॉक्स में ना पोजीशन बनाते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो देखो ये फर्स्ट पोजीशन से देखो ये सेकंड पे गया, सेकंड से देखो यहाँ पे कहाँ आया, 4th पे आ गया, मतलब पहले एक पोजीशन आगे गया, फिर 2 पोजीशन आगे गया, फिर स्टार यहाँ से कहाँ जाएगा, अब 3 पोजीशन आगे जाएगा, मतलब 5 6 7, तो मतलब ये 7th नंबर पे ये स्टार आएगा, तो 7th नंबर पे स्टार देखो सी के अंदर है, तो इस बेसिस पे डी को आंसर हम कर ही नहीं सकते, तो सी हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है, चलो गाइस खत्म हो गया हमारा कहानी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, इस तरीके से नॉन वर्बल सीखना चाहते हो, मैथ सीखना चाहते हो, मैथ भी आता रहेगा के अंदर 5-6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इंग्लिश सीखना चाहते हो, हर चीज रहेगा के अंदर, और इंग्लिश के अंदर सीखना चाहते हो तो आप स्पेस वॉरियर बैच को ज्वाइन करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।